कल हमने लास्ट देखा था पेनक्रियाज के बारे में। हमने देखा था मोस्टली जो डायबिटिक था, डायबिटिक के टाइप्स, टाइप 1 डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटिक, राइट। उसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या थी, यौगिक ट्रीटमेंट भी हमने देखा था, जिसमें कुंजा, लघु शंख, प्रक्षालन, राइट। मस्तेंद्रासन, मयूरासन, भुजंगासन, धनुरासन, हलासन, मस्तेंद्र, पश्चिमोत्तानासन, कपालभाति, मौलिक्रिया। इनका अभ्यास लाभदायक होता है। आज हम मूव करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के ऊपर। हाइपर और हाइपो दो प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म है थायराइड की एक स्थिति है, थायराइड ग्लैंड की एक स्थिति है। थायराइड एक छोटी तिल्ली के आकार की ग्रंथि है जो आपकी गर्दन के सामने स्थित होती है। यह टेट्रा आइडोथायरोनिन T4 और ट्राई आइडोथायरोनिन T3 का निर्माण करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म तब होता है जब थायराइड बहुत अधिक T3 या T4 दोनों बनाता है। क्लियर है? अगर एक्सेसिव T3 या T4 बनाएगा तो उस कंडीशंस में क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, इसका रीजन क्या हो सकता है? स्थितियों की एक किस्म हाइपरथायरॉयडिज्म का कारण बन सकती है, जैसे ग्रेव्स डिजीज होता है, ग्रेव्स रोग होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, राइट, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म का सबसे मेन कारण है, आम कारण है। यह बहुत अधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए थायराइड को उत्तेजित करने वाले एंटीबॉडी का कारण बनता है, राइट। ये क्या करता है? जो थायराइड ग्लैंड है उसको हाइपर एक्टिवेट कर देता है। क्लियर? हाँ जी। ग्रेव्स रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक बार होता है। ग्रेव्स जो डिजीज होती है वो क्या होता है? महिलाओं में ज्यादा होता है। यह परिवारों में चलता है जो एक आनुवंशिक लिंक का सुझाव देता है। ये जेनेटिक हो सकता है और पारिवारिक अगर इतिहास रहा है तो उन कंडीशन में ये आनुवंशिक हो सकता है। क्लियर है? अगर आप देखें तो यहाँ पे थायराइड, जो हेल्दी थायराइड की बात करें तो आपका ग्लैंड कुछ इस तरीके से दिखता है। क्लियर है? लेकिन जब हाइपर थायराइड होता है तो क्या होता है? ये एनलार्ज्ड हो जाता है, जो जिसमें गोइटर होने की भी संभावना रहती है, सूजन आ जाती है उसमें, और ये एनलार्ज्ड हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के अन्य जो कारण हैं क्या हो सकते हैं? अतिरिक्त आयोडीन, एक्सेसिव आयोडीन T3 और T4 और T3 में एक प्रमुख घटक है, एक्सेसिव अगर आयोडीन है, राइट। और थायराइडिटिस या थायराइड की सूजन जो ग्रंथि से T4 और T3 का रिसाव का कारण बनती है। क्लियर है? जो थायराइड का सूजन है, स्वेलिंग है, या थायराइडिटिस, ये T3 और T4 के जो सिक्रेशन है उसका कारण बनता है। ओवरी या टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, अगर ओवरी में या टेस्टिकुलर ट्यूमर्स है तो उस कंडीशन में ये क्रिएट होता है। थायराइड या पिट्यूटरी ग्लैंड के विनिंग ट्यूमर, सौम्य ट्यूमर जो होता है स्टार्टिंग में, विनिगिन ट्यूमर्स, राइट। इसमें भी अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में भी ट्यूमर्स होता है उस कंडीशंस में भी ये क्रिएट हो सकता है। आहार की खुराक या दवा के माध्यम से बड़ी मात्रा में टेट्रा हाइड्रोथायरोनिन अगर आप इनटेक कर रहे हैं उस कंडीशंस में भी ये हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? T3 या T4 या दोनों की उच्च मात्रा, अत्यधिक जो उच्च चयापचय है, हाई मेटाबॉलिज्म दर का कारण बन सकती है। क्या होता है? सॉरी, हाई मेटाबॉलिज्म का कारण बन सकता है, राइट। मेटाबॉलिक रेट काफी ज्यादा हाई हो जाएगा तो जो खाना भी खाएंगे वो क्या होगा? डाइजेस्ट होता चला जाएगा ज्यादा, आपको खाना ज्यादा खाना पड़ेगा। उस कंडीशन में भी जो ऊर्जा है उसमें ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होगी। इससे क्या होगा? हाइपर मेटाबॉलिक अवस्था कहा जाता है ना। कई लोग बिल्कुल सूखे से होते हैं ना, पतले से होते हैं, उनका वेट गेन नहीं होता, राइट।
बहुत सारे ऐसे देखे होंगे जिनका वेट गेन नहीं होता है, और फिर वो कहेंगे कि सर खाते तो बहुत ज्यादा है ना? इतना कोई नहीं खाता होगा जितना हम दिन भर में ही खा लेते हैं, लेकिन फिर भी वेट गेन नहीं होता है। तो क्या रीजन हो सकता है? अगर उनका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, है ना, तो हाइपर मेटाबॉलिक होगा तो होगा क्या, कि जितना वो खाएंगे उसका सारा ऊर्जा खर्च होता चला जाएगा। क्लियर है? ऊर्जा क्रिएट होगा और ऊर्जा खर्च हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। क्लियर है? और एक हाइपर मेटाबॉलिक स्थिति में आप तेजी से हृदय गति, ऊंचा रक्तचाप और हाथ कांपने का अनुभव कर सकते हैं। आपका हार्ट रेट भी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा, राइट, और बॉडी में कंपन फील हो सकता है, वाइब्रेशन। आपको बहुत पसीना आ सकता है। क्लियर? पसीना आना, गर्मी के लिए कम सहनशीलता विकसित हो सकती है, राइट, आपको गर्मी सहन नहीं होगी। हाइपरथायराइडिज्म लगातार अधिक मल त्याग, राइट, वजन घटाने और महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म चक्र का कारण बन सकता है। फीमेल में ये आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है, हाइपरथायराइडिज्म। संभवतः थायराइड ग्लैंड खुद एक क्या है, गंडमाला मीन्स ग्वाइटर में सूजन कर सकती है, राइट। थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग भी हो सकती है, जिसके कारण आपको हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। क्लियर है? इसके अन्य लक्षणों में और क्या शामिल हो सकता है? इंक्रीज एपेटाइट, भूख बढ़ना, नर्वसनेस होना, रेस्टलेस, बेचैनी, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता फील होगी, वीकनेस फील होना, राइट, इरेगुलर हार्ट बीट, दिल की अनियमित धड़कन, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, सोने में परेशानी, फाइन ब्रिटल हेयर, महीन और नाजुक बाल, इचिंग हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग फील हो सकती है, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मैन, राइट, मैन में ब्रेस्ट डेवलपमेंट का एक्सेसिव होना, ज्यादा होना, जबकि मेंस में ब्रेस्ट डेवलपमेंट डाउन रहता है, कम होता है। क्लियर है? लेकिन हाइपरथायराइडिज्म के कारण ये बढ़ सकता है। नेक्स्ट है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर हमने देख लिया, अब हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म कब होता है? जब आपका शरीर शरीर पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाता है, राइट, पर्याप्त हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाता है। उसमें क्या हो रहा था, हाइपर में क्या हो रहा था, एक्सेसिव था, और यहाँ पे प्रॉपर सिक्रेट नहीं हो रहा है। देखिए, हेल्दी थायराइड की अगर बात करें तो ये नॉर्मल, ये वाला थायराइड है, ये आपका ग्लैंड होता है, और इसमें देखिए क्या है, सेल्स इसकी डेड हो जाती है मोस्टली ना, थायराइड ग्लैंड की। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, T3 T4 निकलना कम हो जाता है। अदर रीजन भी हो सकते हैं। क्लियर है? थायराइड की सही मात्रा के बिना आपके शरीर की प्राकृतिक कार्य धीमा होने लगते हैं। क्या होता है? शरीर का जो प्राकृतिक कार्य है वो क्या है, काफी धीमा होने लगता है, जो नेचुरल वर्क होता है। और हाइपोथायराइडिज्म पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक बार प्रभावित करता है, राइट। महिलाओं की तो पुरुषों की तुलना में क्या है, महिलाओं में ही ज्यादा देखा गया है। हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं? शुरुआती लक्षणों में वजन का बढ़ना। क्लियर है? वजन का बढ़ना, उसके बाद थकान शामिल हो सकता है, काफी ज्यादा फटीग, इसमें फटीग हो गया, डिप्रेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज, फीलिंग कोल्ड, ठंड महसूस होना, स्किन आपका ड्राई हो जाता है, रुखी त्वचा, वेट गेन, कंटिन्यूअस वेट गेन होना, मसल्स में वीकनेस फील होना, स्वेटिंग रिड्यूस्ड, पसीना कम होना, हार्ट रेट आपका कम हो जाना, एलिवेटेड ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ऊंचा रक्त कोलेस्ट्रॉल, जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसका बढ़ जाना, पेन एंड स्टिफनेस इन द जॉइंट, जोड़ों में दर्द और जकड़न, ड्राई थिन हेयर, राइट, सूखे पतले बाल,
इम्पेयर्ड मेमोरी, स्मृति खराब होने लगती है, याद नहीं रहना, फर्टिलिटी डिफिकल्टीज, चेंजेस और मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। प्रजनन का कठिनाइयां, फर्टिलिटी में काफी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, प्रॉब्लम्स होंगी और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल स्टिफनेस, मसल्स स्टिफनेस, पेन एंड टेंडरनेस, मांसपेशियों में स्टिफनेस फील होना, राइट, दर्द और कोमलता फील होना, राइट, हॉर्सनेस, गला बैठना, पफी एंड सेंसिटिव फेस, फेस में सूजन आना। क्लियर है? ये सिम्टम्स आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलते हैं। कारण क्या हो सकता है? एक ऑटो इम्यून स्थिति, अगर कोई ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है उस कंडीशंस में ये क्रिएट हो सकता है, और एक अंडर एक्टिव थायराइड का सबसे आम कारण, राइट। अगर आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर एक्टिव नहीं है तो उस कंडीशंस में ये प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं आप? कपालभाति, कुंजल और धौती क्रिया का अभ्यास कराया जा सकता है। प्राणायाम में आप उज्जयी और भ्रामरी का अभ्यास करवा सकते हैं। जालंधर बंद और महाबंद, महामुद्रा, पासनी मुद्रा, सिंह क्रांति मुद्रा, राइट। उसके बाद आसनों में क्या करा सकते हैं? सिंहासन, विपरीत करनी, सर्वांग, हलासन, कर्णपीडासन, चक्रासन, मत्स्यासन, सूर्य नमस्कार, मार्जरी आसन, जानु शीर्षासन, भुजंगासन, हलासन और मत्स्यासन। क्लियर है? इसका अभ्यास आप करवा सकते हैं। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ये। मोटापा एक जटिल विकार है जिसमें शरीर में क्या होता है? वसा की अधिक मात्रा होती है। मोटापा सिर्फ एक कॉस्मेटिक चिंता नहीं है, यह रोगों और स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटिक और हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को बढ़ाता है। क्लियर है? यह सिर्फ एक डिजीज नहीं है, लेकिन कई सारे डिजीज को क्रिएट करता है। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं इसके? मोटापा का निदान तब किया जा सकता है जब आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे अधिक होता है। उससे ज्यादा है तो आपको उसके निदान की जरूरत है। अगर आपका बीएमआई है वो बिलो 18.5 है तो आपका अंडर वेट कहलाता है, आपका प्रॉपर वेट नहीं है। बीएमआई अगर आपका 18.5 टू 14 24.9 है तो ये नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेंज है। 25 टू 29 ओवरवेट में आता है। 30 से 34.9 ऑबेस में आता है, क्लास 1। 35 टू 39.9 ये ऑबेस, क्लास सेकेंड। और फिर 42 जितना भी ऊपर जाएगा दैट इज हाइयर, एक्सट्रीम ओबेसिटी, क्लास 3। क्लियर है? ये आपको ऑलरेडी निखिल सर भी बता चुके हैं। अगर हम कारण की बात करें तो यद्यपि शरीर के वजन पर अनुवांशिक, जेनेटिक, व्यवहारिक और हार्मोनल प्रभाव होते हैं। मोटापा तब होता है जब आप व्यायाम और सामान्य दैनिक गतिविधियों के माध्यम से जलाए जाने से अधिक कैलोरी लेते हैं। अगर आपका कैलोरी इनटेक ज्यादा है और आप उतना बर्न नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो फैट है वो स्टोर होता चला जाएगा। आपका शरीर इन अतिरिक्त कैलोरी को वसा के रूप में संग्रहित करता है। मोटापा, विली सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम जैसे मोटापा के कारण कभी कभी एक चिकित्सा का मनाऊ एक चिकित्सा कारण का पता लगाया जा सकता है। कभी कभी एक चिकित्सा कारण का पता लगाया जा सकता है। मोटापा आमतौर पर कारणों और योगदान कारकों के संयोजन से उत्पन्न होता है। किससे? कारण और उसमें योगदान किसका है, जिसमें क्या शामिल हो सकते हैं? मोटापा में कई चीजें हो सकती हैं जो जिसमें मुख्यतः इनमें शामिल हो सकते हैं। जेनेटिक हो सकता है, अगर आपका फैमिली लाइफस्टाइल ऐसा रहा है तब हो सकता है। क्लियर है? अगर आपका जो डाइट है वो अनहेल्दी है, इस कंडीशन में हो सकता है। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है
तब भी ये हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशन, अगर आप कुछ दवाओं का यूज कर रहे हैं, या सोशल एंड इकोनॉमिक इशू, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे भी, एज भी डिपेंड करता है, प्रेगनेंसी, गर्भावस्था, और क्विटिंग स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ना, एंड लैक ऑफ स्लीप, कम स्लीप का होना भी इसको इफेक्ट कर सकता है। हाँ, सनी जी कुछ कह रहे हैं, किनका क्वेश्चन? सामाजिक और आर्थिक मुद्दे कैसे होंगे? आर्थिक मुद्दे हो सकते हैं ना, तनाव हो गया आपका, है ना? अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उस कंडीशंस में भी तो हो सकती है ना, उसमें तो लोग पतले है ना? होते हैं। देखिए, आर्थिक स्थिति तो हर किसी से जुड़ जाएगा ना। स्ट्रेस डेवलपमेंट का सबसे मेन रीजन तो आर्थिक स्थिति है ना? एक व्यक्ति पतला होता है सर। सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज बहुत सारे होते हैं, वो भी आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव तो डालते ही है ना, है ना? ऐसा नहीं है कि आपको नहीं डालता है। सोशल फैक्टर भी है जो आपको इमोशनली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालता है, जिसके कारण हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं और वो आगे आपको प्रॉब्लम करेगा इंक्रीज करने में। ट्रीटमेंट में क्या करा सकते हैं? लघु शंख प्रक्षालन, कुंजल, कपालभाति और अग्निसार क्रिया का अभ्यास करवा सकते हैं। तो आसनों की अभ्यास में सूर्य नमस्कार का अभ्यास, राइट। उसके बाद पश्चिम उत्तानासन, धनुरासन का अभ्यास, उत्तान पादासन और वज्रासन का अभ्यास कराया जा सकता है। और भी आसनास है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को इंक्लूड करेंगे, बाकी आसनास का अभ्यास भी आप करा सकते हैं। क्लियर है? प्राणायाम में भस्त्रिका, सूर्यभेदी, नाड़ी शोधन और भ्रामरी का अभ्यास, मुद्रा और बंध में महाबंध का अभ्यास, और ध्यान और योग मुद्रा का अभ्यास कराया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसको उपाचयी सिंड्रोम कहते हैं। सेव और नाशपाती शरीर के आकार। आपने देखा है कई लोगों का बॉडी से बिल्कुल अलग होता है ना? ऊपर से बॉडी तो बिल्कुल पतली होती है, लेकिन कमर के पास चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है। यस। तो वो शेप क्या है? वो कहीं ना कहीं एक हिस्से में, शरीर के किसी एक हिस्से में प्रॉपर फैट का जम जाना, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम परिस्थितियों का एक समूह है। रक्तचाप में वृद्धि, राइट, अगर हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्त शर्करा, हाई ब्लड ग्लूकोज, कमर, शरीर में कमर के आसपास अतिरिक्त वसा, और असामान्य कोलेस्ट्रॉल, राइट, या ट्राइग्लिसराइड का स्तर जो एक साथ होते हैं, जिससे हृदय रोग, स्ट्रोक और मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। ये कंडीशंस होते हैं, राइट। और इसमें शेप, जो बॉडी का शेप है, वो क्या होता है? बिल्कुल खराब हो जाता है। क्लियर है? ये कम एक्सेसिव जो बसा है, फैट है, वो जम जाता है। लक्षण क्या है? हालांकि एक बड़ी कमर परिधि का एक स्पष्ट संकेत है। कमर की जो चौड़ाई है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यदि आपकी रक्त शर्करा बहुत अधिक है, तो यह मधुमेह के लक्षण हो सकते हैं, जिसमें वृद्धि होते ही प्यास और पेशाब में वृद्धि हो जाती है, तथा थकान और धुंधली दृष्टि भी इसमें शामिल है। कारण क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम अधिक वजन या मोटापे और निष्क्रियता से निकटता से जुड़ा हुआ है, राइट। अगर कोई कार्य नहीं करते, या इंसुलिन प्रतिरोध नामक एक स्थिति से भी जुड़ा हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। निम्नलिखित कारक चयापचय सिंड्रोम होने की संभावना को बढ़ाते हैं, जैसे उम्र हो गया, ठीक है, मोटापा हो गया, मधुमेह, अन्य रोग भी इसके कारण होते हैं। यौगिक ट्रीटमेंट सेम जो आपने पहले पढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। सेम ट्रीटमेंट आप इसमें भी देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम आगे मूव करेंगे। मेटाबॉलिक के जो आपके थे डाइजेशन से रिलेटेड, वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं गायनोलॉजिकल डिजीज पे।
ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जो ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, प्रसूति और स्त्री रोग, मासिक धर्म विकार। क्लियर है? जिसमें सबसे फर्स्ट डिजीज जो है हमारा, दैट इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया, कस्ट्रात्राव। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कस्ट्रात्राव, डिस्मेनोरिया। पेनफुल मेंस्ट्रुअल, टिपिकली इन्वॉल्विंग एब्डोमिनल क्रैम्प्स। इसमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल है वो काफी ज्यादा पेनफुल होगा, राइट? मेंस्ट्रुअल डेज आपके काफी ज्यादा पेनफुल होंगे, और टिपिकली इन्वॉल्विंग एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमेन वाले एरिया में क्रैम्प्स आपको मैक्सिमम फील होंगे, राइट? ज्यादा क्रैम्प्स आएंगे। डिस्मेनोरिया का शाब्दिक अनुवाद कठिन मासिक प्रवाह के रूप में किया जाता है, राइट? जो ब्लड का फ्लो है वो काफी ज्यादा पेनफुल होना। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड डिस्मेनोरिया। मुख्यतः अगर हम बात करें तो डिस्मेनोरिया दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या है? यह मासिक धर्म का दर्द है, राइट? जो मेंस्ट्रुअल है उस टाइम का पेन है, जो एक अंतर्निहित स्त्री रोग, गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर संबंधी विकार का लक्षण नहीं है। प्राइमरी एक नॉर्मल पेन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले आपको होता है, तो ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये नॉर्मल है, राइट? लेकिन मासिक धर्म की सामान्य प्रक्रिया से संबंधित है, ये नॉर्मल प्रोसेस से रिलेटेड है। लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या है? यह मासिक धर्म का दर्द है जो आमतौर पर किसी प्रकार के स्त्री रोग, राइट, गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर संबंधी विकार से संबंधित होता है। स्त्री रोग, राइट, और गायनोलॉजिक डिसऑर्डर संबंधी विकार से संबंधित होता है, राइट? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसमें मैंने बताया आपको एक्सेसिव पेनफुल, ज्यादा पेनफुल अगर हो रहा है, क्लियर है, ब्लड फ्लो ज्यादा पेनफुल है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, दैट इज कमिंग अंडर द सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी नॉर्मल जो बिफोर द मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है। रीजन क्या हो सकते हैं? प्राथमिक कष्टस्राव, जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अत्यधिक स्तर के कारण माना जाता है, राइट? जो प्राथमिक है, प्राइमरी, वो किस कारण होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का स्तर, जो हार्मोन्स है उसका स्तर अधिक होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या होता है? गर्भाशय का संकुचन होता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस। क्लियर है? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस, और गर्भाशय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, ब्लड का फ्लो क्या होता है? कम हो जाता है। क्लियर है? जिसके कारण आपको पेन क्रिएट होता है। क्लियर है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये हार्मोन है, ठीक है? माध्यमिक कष्टस्राव में कई स्थितियों के कारण शामिल हो सकते हैं, बहुत सारी स्थिति शामिल हो सकती हैं, जैसे फिब्रॉइड्स हो गया, राइट, जो यूट्रस के इनर जो वॉल है उसके अंदर विकसित होते हैं। क्लियर है? या सर फेब्राइट का क्या कारण होता है विकसित होने का? किसका? सर अभी आपने बोला ना फेब्राइट। फेब्रॉइड्स के कारण क्या हो सकता है? देखिए, फेब्रॉइड्स होता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे सेल्स का डेवलप हो जाना ना, अनवांटेड सेल्स का डेवलप हो जाना। फेब्रॉइड्स क्या है? अनवांटेड सेल्स का डेवलप हो जाना एक ही जगह पे, है ना? कई सारे सेल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यूज, है ना? और टिश्यूज क्या करते हैं? किसी अंग का निर्माण करते हैं। तो फेब्रॉइड क्या है? एक गांठ का तरीका है ना, जिसको हिंदी में आप गांठ कहते हैं। सर अच्छा वो यूट्रस इसी की वजह से यूट्रस में जो वो एक तरह से गांठें बन जाती हैं जैसे सिस्ट वगैरह बोलते हैं, वो रीजन यही होता है? हाँ, और ये सिस्ट ये लंबा रहेगा ना, जी तो सिस्ट लंबा रहेगा तो फिर वो कैंसर बन जाएगा। क्लियर है? वो कैंसर डेवलप का मेन कारण है, अगर सिस्ट लंबे टाइम तक रहता है तो। जी सर जी। ओके। ओके सर।
दीवार के भीतर विकसित होते हैं या इसके साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। एडेनोमायोसिस, एडेनोमायोसिस उत्तक जो क्या है, गर्भाशय एंडोमेट्रियम कहा जाता है, को अपनी मांसपेशियों की दीवारों के भीतर विकसित करना शुरू कर देता है। उसके बाद अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उसके कारण भी ये हो सकता है। या एंडोमेट्रोइसिस, जो एंडोमेट्रियल स्तर के टुकड़े जो अन्य श्रोणीय अंगों पर पाए जाते हैं। जो एंडोमेट्रोइसिस है ना, एंडोमेट्रियम लेयर जो मैंने पढ़ाया था, क्लियर है, उसके कारण भी जो अन्य अंगों पे भी पाए जाते हैं ये, उसके कारण भी हो सकता है। पेल्विक में सूजन की बीमारी, अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जो मुख्य रूप से क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का एक संक्रमण है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज क्या है, फैलोपियन ट्यूब का एक इन्फेक्शन है, इसके कारण भी डिस्मेनोरिया हो सकता है। लेकिन अंडाशय जो आपका ओवरी है और यूट्रस, ओवरी और यूट्रस, यूट्रस और गर्भाशय ग्रीवा को भी क्या करता है, प्रभावित कर सकता है, यूट्रस वॉल को, ठीक है। यूट्रस की जो वॉल होती है ना, उसको प्रभावित कर सकता है। ये कुछ इस तरीके से जो लेयर होता है ना, इस तरीके से ये डिस्मेनोरिया में हो जाता है। ये आपका यूट्रस वाला जो पार्ट है, इनर, और ये आउटर लेयर है। सर जैसे कुछ लेडीज क्लियर है? और फीमेल्स को यूट्रस रिमूव कराना पड़ता है, वो क्या रीजन रहता है? डिपेंड करता है यूट्रस का ना कि जैसे देखिए, कई रीजन हो सकते हैं रिमूवल के, राइट। या तो कोई इन्फेक्शन हो, है ना, मोस्टली ऐसा चांसेस रहता है कि जैसे ये नॉर्मल एज में नहीं होता है, ये देखा होगा आपने कि हाँ, थोड़ी ओल्ड एज एज में बढ़ ज्यादा जाती होता है ना। 45 के हाँ, आसपास। ओल्ड एज में, ओल्ड एज में जो आपका एंडोमेट्रियम लेयर है ना, वो बनना बंद हो जाता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस क्या है, खत्म हो जाते हैं। अभी इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पे क्या होता है, आपका जो यूट्रस है वो सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। क्लियर है ना? एंडोमेट्रियम का लेयर बन रहा था, तब तक प्रेगनेंसी के चांसेस थे, लेकिन जब एंडोमेट्रियम का लेयर बनना बंद हो गया, तो प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। क्लियर है? जी सर। और फिर वहीं से फिर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाता है 45 के एज तक। क्लियर है? 42 45, क्लियर है ना? तो उस कंडीशंस में अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है जो ज्यादा सीरियस कंडीशन है, तो उस कंडीशंस में डॉक्टर रिमूव कर देते हैं। क्लियर हो गया? यस सर, क्योंकि अभी नाउ डेज बहुत ज्यादा सुनने में आया है यूट्रस का। अगर ओवरियन ट्यूमर है, या तो कैंसर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, या कुछ और इन्फेक्शन है जो काफी ज्यादा मेजर इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशंस में वो ज्यादा रिस्क नहीं लेते। क्लियर है? यस जिससे सर, बाकी यस अंग सर। पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, तो वो फिर वो उस कंडीशंस में होता है, नहीं तो नॉर्मल कंडीशंस में रिमूवल नहीं होता है। क्लियर है? जी सर। हम्म। ओवरियन सिस्ट और ट्यूमर, अगर ओवरी में सिस्ट है या ट्यूमर है, उसके कारण भी आपका ये क्रिएट हो सकता है। उसके बाद अंतर गर्भाशयी डिवाइस, जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो लगाया जाता है, आईयूडी, एक जन्म नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है, प्रेगनेंसी से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है, राइट। ये एक डिवाइस होता है जो कि प्रेगनेंसी को नहीं होने देता है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होने देता है। क्लियर है? ट्यूब को क्लोज कर दिया जाता है ताकि वहां से रिलीज ही ना हो और फर्टिलाइजेशन ही ना हो।
इसमें क्या हो सकते हैं सिम्टम्स और जटिलताएं क्या हो सकती हैं? इसका मुख्य जो लक्षण है, सिम्टम्स है, क्या है? एक्सेसिव पेन है। अन्य लक्षणों में हो सकता है मतली आना, उल्टी फील होना, दस्त, प्रकाश स्तंभ मीन्स एक्सेसिव लाइट में आपको दिक्कत होना, सिर दर्द या थकान शामिल हो सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? जल नीति का अभ्यास, कुंजल, लघु संप्रक्षालन का अभ्यास किया जा सकता है। वज्रासन, शशांकासन, व्याघ्रासन, क्लियर है? सूर्य नमस्कार और भद्रासन का अभ्यास किया जा सकता है। भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, उज्जयी और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। विपरीत करनी, पासनी मुद्रा, योग मुद्रा, अश्विनी, सहजौली और मूलबंध का भी अभ्यास किया जा सकता है। ध्यान में आपको शिथिलीकरण में ध्यान और शवासन का अभ्यास कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। PCOS is a condition in which a woman's level of the sex hormone estrogen, जो सेक्स हार्मोन कौन सा है वुमेन्स का में? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन, ये सेक्स हार्मोन्स जो हैं, अगर ये अनबैलेंस हो जाए, in that situation it's create the PCOS, right? Androgen is a male sex hormone that women's body also produce, वुमेन्स में भी ये प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? एंड्रोजन सिर्फ मेल में ही नहीं होता है, फीमेल में भी होती है। वुमेन विद द PCOS often produce higher than normal level of androgen. जितना होता है, एक नॉर्मल रेंज होता है, उससे क्या होता है? एक्सेसिव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। This can affect the development and release of eggs during ovulation. क्लियर है? ये क्या करता है? आपके जो एग्स के डेवलपमेंट है उसको और उसके रिलीज को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? एग्स डेवलप होना बंद हो जाएंगे, राइट? डेवलपमेंट नहीं होंगे तो रिलीज भी नहीं होगा। क्लियर है? रिलीज भी नहीं होगा। तो जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के जो लेवल है वो क्या हुआ? बिगड़ गया और एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड PCOS. एक्सेस इंसुलिन में कॉज हाई एंड्रोजन लेवल। अगर एक्सेस इंसुलिन बन रहा है शरीर में, क्लियर है, तो वो भी क्या करेगा? हाई एंड्रोजन लेवल को क्या करेगा? हाई कर देगा। जिसमें इंसुलिन जो शुगर एंड स्टार्च को एनर्जी में बदलता है। इंसुलिन क्या करता है? हमने पढ़ा था ना, शुगर और स्टार्च को क्या करता है? एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और एनर्जी लेवल बढ़ने से सेक्स हार्मोन एंड्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है, जो कि मेल में होता है। यस या नो? मेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो उनमें एंड्रोजन लेवल बढ़ता है, और एंड्रोजन लेवल बढ़ता है तो डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। हाई डेवलपमेंट के लिए ना, मेल्स को डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत, स्टार्टिंग में मेल्स डेवलपमेंट जल्दी होता है, तो उस कंडीशंस में एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो ये फास्ट ग्रोथ होता है। अतः यह भी कह सकते हैं कि शुगर और स्टार्चेस का पाचन ना होने से सेक्स लेवल कम हो जाता है। क्लियर है? अगर प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है शुगर और स्टार्च का, तो सेक्स लेवल कम हो सकता है। जिनको सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो इस रीजन से हो सकता है। क्लियर है? इन द मेल मोस्टली। क्लियर है? फीमेल में भी ये चीजें हो सकती हैं। क्लियर हो गया? देखिए, नॉर्मल ओवरी की अगर हम बात करें तो जो फॉलिकल्स हैं वो क्या है? इनलार्ज हैं। लेकिन अगर आप पॉलिसिस्टिक ओवरी देखेंगे
यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये सिस्ट बन रही है अंदर ही, क्लियर है। ये जो अनडेवलप्ड एग है, जो अनडेवलप्ड जो फॉलिकल्स है, वो यहीं पे रह जाते हैं और वो क्या करते हैं, सिस्ट क्रिएट कर देते हैं। क्लियर हो गया। रीजन क्या हो सकते हैं, पीसीओएस इज मार्क्ड बाय अ डिक्रीज इन फीमेल सेक्स हार्मोन्स, राइट। फीमेल सेक्स हार्मोन का कम होना, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और सेकंड क्या है, मेल हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स का बढ़ जाना। क्लियर है। उसका रीजन देखिए, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, एक्सेस हेयर ऑन द फेस, जो कि मोस्टली दाढ़ी आना, बाल आना, ये किस में होता है, मेल में, और ये एंड्रोजन के कारण होता है। लेकिन क्योंकि मेल फीमेल में एंड्रोजन का जो मात्रा है, ठीक है, वो बढ़ गया, तो ये चीजें कहाँ होनी शुरू हो जाएंगी, फीमेल में। क्लियर। फेस, चेस्ट, स्टमक, थंब और टोज में एक्सेसिव हेयर होना, डिक्रीज इन द ब्रेस्ट साइज, क्योंकि मेल में एंड्रोजन होता है तो क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज कम होता है। क्लियर है ना। और अगर फीमेल में होगा तो फीमेल में ब्रेस्ट साइज डेवलप होंगी ही नहीं। क्लियर हो गया। फिर आपका वेट गेन होना, मुहासे आना, ठीक है, फेस पे पिंपल्स आना, पेल्विक पेन हो गया, डिप्रेशन हो गया और इनफर्टिलिटी, ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ये लक्षण होंगे। ट्रीटमेंट क्या करा सकते हैं, आसनों में सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, वक्रासन, नौकासन, धनुरासन, सुप्तबद्ध कोणासन, पद्मासन, चक्की चालन, शवासन आदि का अभ्यास आप करवा सकते हैं। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, भ्रामरी, भस्त्रिका और शीतकारी का अभ्यास करवाया जा सकता है। षटकर्म में कपालभाति, बारिशार्धवती और अग्निसार क्रिया का अभ्यास करा सकते हैं।